Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our biological topic, that is birth, then test tube babies, and finally we will end our chapter, that is sexually transmitted diseases, जिन्हें हम STDs का नाम भी देते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हम देखें तो हमने कल जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें हमने वेरियस हार्मोन्स पढ़े थे जो कि इन्वॉल्व हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें दो हमने बेसिकली इवेंट्स डिस्कस किए थे। वन इज़ ओवेरियन साइकिल एंड अदर वन इज़ यूट्राइन साइकिल। ठीक है, यूट्रस और ओवरीज के अंदर एग सेल की प्रोडक्शन से लेकर उसके इम्प्लांट होने तक और देन उसकी डीजनरेशन तक के प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो 3 to 7 डेज तक ब्लड डिस्चार्ज उसमें होता है। और इसके अलावा ये एज अगर आप देखें तो 50 to 55 एज तक ये रहता है। फिर हमने बर्थ के प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था प्रेगनेंसी यानी गेस्टेशन टाइम पीरियड जो है वो टोटल है 280 डेज़ का, जबकि एक बार अगर प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता रहता है, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो मिसकैरेज या प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। फिर हमने कहा कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो है बेसिकली वो एक फ्लूइड के अंदर एक सैक है, बेसिकली एमनियोटिक सैक, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड का नाम देते हैं। उसमें एम्ब्रियो प्रिजर्व्ड होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए उसके पास ये सैक मौजूद है। और ये शॉक एब्जॉर्बर भी है, यानी कि अगर किसी किस्म का कोई झटका लगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सिमिलरली इस पीरियड के दौरान, गेस्टेशन पीरियड के दौरान, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, जिसे LTH का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा जो डेवलप हुआ था उसका एक और फंक्शन ये भी है कि उसने हमारे अंदर जो है वो एक प्लेसेंटल हार्मोन प्रोड्यूस करें, इसको लैक्टोजन का नाम देते हैं। और इसी लैक्टोजन ने बेसिकली स्टिमुलेट करना है हमारे मेमोरी ग्लैंड्स को जो ब्रेस्ट में मौजूद है, और वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, यानी लैक्टेशन का प्रोसेस होगा। अब हमने आज जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस करना है इसके प्रोसेस को। प्रोसेस में अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी टाइम पीरियड से लेकर 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक ह्यूमन एम्ब्रियो को हम फीटस का नाम देते हैं। इसीलिए आपने देखा अक्सर जगहों पर फीटल टिश्यू, फीटस, ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, फीटस का मतलब है 1st मंथ से लेकर 3 मंथ्स जो है वो प्रेगनेंसी में जो बेबी है, एम्ब्रियो है, वो फीटस कहलाता है। अब इस 12 वीक्स के अंदर तकरीबन फीटस के तमाम मेजर ऑर्गन्स जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हुए होते हैं। बाकी जो गेस्टेशन पीरियड था 9 मंथ्स में से, उसमें से 12 वीक्स जो हैं वो तो उसके ऑर्गन्स फॉर्मेशन के लिए थे, बाकी की उसकी ग्रोथ के लिए होंगे। तो उसमें हर ऑर्गन अपना साइज अटेन करेगा, ओवरऑल फीटस की ग्रोथ होगी ताकि नॉर्मल मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है, प्लेसेंटल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ है। इस प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये ओवरऑल ये जो सारी लाइनिंग शो की हुई है ये प्लेसेंटा है, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स हैं सारी। ठीक है, ये जो आपको सैक नज़र आ रहा है बाहर, ये एमनियोटिक सैक है, जिसमें ये सेंटर में फ्लूइड मौजूद है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसकी लेयर को एमनियन का नाम देते हैं। फर्स्ट लेयर एमनियन, सेकंड लेयर एमनियन और फर्स्ट लेयर कोरियन कहलाती है, यानी बाहर वाली लेयर कोरियन, अंदर वाली एमनियन, फिर एमनियोटिक फ्लूइड एंड देन एम्ब्रियो इसके अंदर मौजूद होता है। एम्ब्रियो का कनेक्शन जहाँ से इस यूट्रस की वॉल के साथ अटैच, यानी प्लेसेंटा के साथ, वो अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, बर्थ के टाइम पे जब बर्थ हो जाती है तो यहाँ से इसको कट ऑफ कर दिया जाता है, तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उस टाइम पर कटिंग की जाती है और बेबी रिलीज होता है मदर में से। ठीक है, तो ये आपने याद रखें प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है, जिसमें यूट्रस की वॉल में प्लेसेंटा की डेवलपमेंट है थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ने इसकी वॉल की थिकनिंग की हुई है। फिर एमनियोटिक सैक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होगा। एमनियोटिक सैक की 2 लेयर्स हैं, बाहर वाली कोरियन और अंदर वाली एमनियन कहलाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस ही डिस्क्राइब किया हुआ है कि हार्मोनल एक्टिविटीज़ जो है मदर के अंदर, पहले ये कहा जाता था कि वो इन्वॉल्व हैं बेसिकली
उसका काम है प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ करना बर्थ के टाइम पर। लेकिन लेटर ऑन ये सजेस्ट किया गया, जब बहुत सारी रिसर्चेज हुई तो पता चला कि असल में बर्थ में ख़ुद फीटस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई डिग्री ऑफ फीटल इन्वॉल्वमेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये फीटस जो है वो ख़ुद इन्वॉल्व है बर्थ के प्रोसेस के अंदर। तो उसमें उन्होंने कहा इनिशियल स्टेज में अगर हम बर्थ की देखें तो जो इनिशियल स्टिमुलस आ रहा है, स्टार्टिंग स्टिमुलस, वो कहाँ से आ रहा है? वो फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड में से आ रहा है, ठीक है। फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ही जो है वो हार्मोन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलस दे रहा है। अब वो हार्मोन कौन सा है जो वो रिलीज़ करवाता है? वो है ACTH, जो कि उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज़ होगा फीटस के। ये क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में से ACTH निकला, वो ACTH फीटस के ही एड्रीनल ग्लैंड में चला जाएगा, वहाँ जाके स्टिमुलेट करेगा, प्रोडक्शन करवाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड फिर वहाँ से प्लेसेंटा से होते हुए मदर के ब्लड के अंदर एंटर होंगे। हम लिखा हुआ मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन, यानी वो मदर के ब्लड के अंदर आ जाएंगे। मदर के ब्लड के अंदर जैसे ही वो आएंगे तो इन रिटर्न क्या होगा कि ओवरऑल जो प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ होगा प्रोजेस्टेरोन लेवल। जैसे ही वो डिक्रीज़ होगा ऑटोमेटिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक और हार्मोन प्रोड्यूस करेगा मदर का। वो कौन सा हार्मोन है? दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। तो फर्स्ट हार्मोन आपने याद रखना है जहाँ प्रोड्यूस हुआ वो फीटस प्रोड्यूस कर रहा है, वो है कौन सा? दैट इज़ ACTH, ठीक है। फिर वो ACTH रिलीज करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देन प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में जाके वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज करेगा और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करवा देगा। अब होगा ये कि जैसे ही ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा तो वहाँ लेबर पेन स्टार्ट होगी। लेबर पेन मीन्स कि यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। उससे जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ था वो वेव्स की फॉर्म में लेबर प्रोड्यूस करेगा और इस तरीके से उसकी ऑक्सीटोसिन की जो ओवरऑल रिलीज़ है वो वेव्स की फॉर्म में हो रही होगी लेबर पेन में, ठीक है। और ये वेव्स क्या करेंगी? ये एक्सपेल आउट कर देंगी फीटस को यूट्रस की वॉल से, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन का काम लेबर पेन इंड्यूस करना है। इससे क्या होगा? फीटस जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर मूव कर दिया जाएगा, यूट्रस से बाहर निकल जाएगा। अब यूट्रस से बाहर निकलेगा तो सर्विक्स वहाँ पर मौजूद थी। हमने पढ़ा था यूट्रस ओपन हो रहा है सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में। तो सर्विक्स जो है वो डायलेट होगी, खुल जाएगी और उसकी वजह से जो यूट्राइन कंट्रैक्शन थी वो यूट्रस से ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है जो टॉप टू बॉटम मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो टॉप टू बॉटम यानी यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, जिसे हम डिलीवरी ऑफ बेबी का नाम देते हैं। फिर इस डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद अब वहाँ पर जो कनेक्शन था प्लेसेंटा का मदर के साथ, फीटस का मदर के साथ प्लेसेंटल कनेक्शन, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू था। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को लाइगेट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और इस तरह से बेबी जो है वो मदर की बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाता है। तो बर्थ का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आपने याद रखना है कि टोटल गेस्टेशन पीरियड MCQ में कि 280 डेज़ का है। उसके अलावा 9 मंथ्स भी आ सकता है आपको। इसके अलावा इसमें लैक्टोजन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है जो लैक्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन का एक लेवल मेंटेन होना चाहिए वरना प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा बर्थ के प्रोसेस में फीटस अपना हार्मोन ACTH रिलीज़ करता है फ्रॉम इट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एड्रीनल ग्लैंड को अफेक्ट करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ करेंगे। ये फिर प्लेसेंटा क्रॉस करते हुए मदर में आएंगे। मदर में ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करते हुए ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेंगे। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा होगा तो वो वेव्स की फॉर्म में रिलीज़ होगा और लेबर पेन इंड्यूस करेगा, जिससे एक फोर्स लगेगी टॉप टू बॉटम और बेबी जो है वो यूट्रस से एक्सपेल आउट हो जाएगा, सर्विक्स डायलेट करेगी और बेबी जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो कनेक्शन है उसको कट ऑफ कर दिया जाएगा। अच्छा, एक प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है आफ्टर बर्थ का। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आफ्टर बर्थ क्या है? तकरीबन डिलीवरी के 10 to 45 मिनट्स के बाद
यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और अब उसने जो प्लेसेंटा बनाया उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सारा का सारा प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की वॉल से सेपरेट होना शुरू हो जाता है और वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट होता है। इस प्रोसेस को आफ्टर बर्थ कहा जाता है, यानी बर्थ के बाद सारा प्लेसेंटा यूट्रस की बॉडी से बाहर निकलेगा और ओवरऑल जो है वो वेजाइना से बाहर एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा। इसको आफ्टर बर्थ हम कहते हैं। अच्छा, इस दौरान ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, जो कि मसल्स फाइबर्स की मदद से, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से कंट्रोल हो रही होती है। यहाँ जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो है स्मूथ मसल्स फाइबर्स, ठीक है। ये स्मूथ मसल फाइबर जो है वो यूट्रस की वॉल में ब्लड फाइबर्स जहाँ जहाँ मौजूद थी, ब्लड वेसल्स प्लेसेंटा के अक्रॉस पर जो है वो यूट्रस की वॉल में ब्लड फाइबर्स जहाँ जहाँ मौजूद थी, ब्लड वेसल्स प्लेसेंटा के अक्रॉस, उन सब के इर्द गिर्द मौजूद थे। तो जैसे ही आफ्टर बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये सारे ब्लड वेसल सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी और यूट्रस की वॉल से सारी चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। इस दौरान जो इस टाइम पीरियड के दौरान जो एवरेज ब्लड लॉस होता है दैट इज़ 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी टेस्ट के हवाले से भी एवरेज लॉस ऑफ ब्लड जो है वो है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर बर्थ आपने याद रखना है कि बर्थ के प्रोसेस के बाद यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करके अपना प्लेसेंटा सिक्रीट आउट कर देती है थ्रू वेजाइना, एक्सपेल कर देती है, उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर देती है। ये आफ्टर बर्थ है। इस दौरान 350 सेंटीमीटर क्यूब ब्लड डिस्चार्ज होता है और यहाँ पर स्मूथ मसल फाइबर्स हैं जो बेसिकली प्लेसेंटा की अंदर से, प्लेसेंटा को सारा यूट्रस की वॉल से सेपरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखें तो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो है वो एक रीसेंट बायोटेक्निकल एडवांटेज है, एक टेक्नोलॉजी है। रीसेंट बायोटेक्निकल एडवांटेज जो है बेसिकली उससे ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव किया गया है बहुत ज़्यादा। और इसकी इम्प्रूवमेंट का एक और एस्पेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी भी है। बेसिकली वो पेरेंट्स जो कि नॉर्मल हेल्दी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को या ऑफस्प्रिंग्स की प्रोडक्शंस को इंजॉय नहीं कर सकते या अनेबल हैं, कोई फिज़िकल एबनॉर्मेलिटी है, किसी किस्म का कोई नुक्स है, तो उस वजह से दोनों पेरेंट्स जाहिर सी बात है वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसीलिए फिर ये प्रोसेस जो इंट्रोड्यूस कराया गया टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ताकि ऐसे पर्सनस भी नॉर्मल जो प्रोसेस है बेबी प्रोडक्शन का या फर्टिलाइजेशन का उससे यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि बेसिकली पेरेंटल स्पर्म और ओवम, यानी मदर और फादर दोनों में से स्पर्म और ओवम निकाल लिया जाता है, उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करवाया जाता है। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। फिर जाइगोट को वापस मदर की बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस में, ठीक है। अगर तो मदर नॉर्मल है तो सिर्फ ये फर्टिलाइजेशन में एबनॉर्मेलिटी थी तो हम उसको इन विट्रो यानी बॉडी से बाहर फर्टिलाइज करवा देंगे और फर्टिलाइज करवाने के बाद उसको वापस मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, जाइगोट बन चुका है वो, तो वो प्लेसेंटा जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस नॉर्मली मदर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा और फिर मदर नॉर्मली बर्थ लीड करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल थी। अब अगर आप जो है ह्यूमन बींग्स वो अनहेल्दी एटीट्यूड शो करें या फिर इस्लामिक मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ जाएं, तो बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, जानलेवा होती हैं। ऐसी डिजीज़ को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, इसको STDs का नाम भी दिया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था, बर्थ का प्रोसेस लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है और STDs भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा हुआ है अनहेल्दी एटीट्यूड्स अगर हों या लो मॉरल वैल्यूज़ हों तो उससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और ये नॉर्मल हेल्दी पर्सनस के अंदर पेरेंट्स में डिजीज़ कॉज कर देती हैं। यहाँ 4 डिजीज़ डिस्कस की हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ गोनोरिया, सेकेंड वन इज़ सिफिलिस, थर्ड वन इज़ जेनिटल हर्पीज़, फोर्थ वन इज़ एड्स। ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती हैं, तो हम इन्हें जो है वो डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया, बारी बारी हमने इनके कॉजेज, इफेक्ट और ट्रांसमिशन फैक्टर देखना है। तो गोनोरिया जो है बेसिकली ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, निजेरिया गोनोरिया, उससे जो है वो ये ज़्यादातर फैलता है, ठीक है। यानी इसका कॉज निजेरिया गोनोरिया, ये आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यू, ऑल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो गोनोरिया इसके नाम पे ही रखा गया, निजेरिया गोनोरिया के। इसका इफ़ेक्ट क्या है या इसमें क्या होता है, ये बेसिकली यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है उसको की म्यूकस मेम्ब्रेन को ये इफ़ेक्ट करती है, वो ख़राब कर देती है, इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको सीरियस आई इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है अगर वो इस बर्थ कैनाल में से पास ऑन हो तो, और ये इन्फेक्टेड हो तो। यानी सबसे पहले निजेरिया गोनोरिया यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को, ये बर्थ कैनाल भी है। तो उसमें से क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, जैसे ही बर्थ के दौरान न्यू इन्फेंट यानी न्यू बेबी वहाँ से पास ऑन होगा तो उसको सीरियस आई इन्फेक्शन हो जाती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो बेसिकली गोनोरिया जो है वो बेसिकली फैलता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी ये बैक्टीरिया सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में फैल जाता है, ठीक है। तो आपने इसका कॉज याद रखना है, निजेरिया गोनोरिया। फिर सिफिलिस की बात करते हैं हम। सिफिलिस जो है बेसिकली ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से ही होती है, उसका नाम है स्पायरोकीट, या हम इसको ट्रेपोनीमा पैलिडम का नाम देते हैं स्पायरोकीट को, ठीक है, जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ये बैक्टीरिया स्पायरोकीट्स ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, यानी कि गेमीट जो बना रहे हैं, ओवरीज, टेस्टिस वगैरह, ठीक है। इसी तरह से आइज़ बोन जॉइंट को, आइज़ के जो जॉइंट्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, हार्ट को और स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं, ये सारे पार्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं इससे। इसके ट्रांसमिशन का सोर्स क्या है, ये यहाँ पर भी सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर डिसमिनेशन या ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज सिफिलिस। तो आपने इसका भी कॉज याद रखना है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। फिर जेनिटल हर्पीज आ जाती है, थर्ड डिजीज, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस की वजह से। पहली दो डिजीज सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, लास्ट 2 जेनिटल हर्पीज और एड्स दोनों वायरसेस की वजह से हैं। इफेक्ट क्या है इसका, बेसिकली ये प्रोड्यूस कर रही है जेनिटल सोरनेस, यानी इसकी वजह से जो जेनिटल लेयर है वहाँ पर ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है और सारा एरिया जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह, अगेन थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। अच्छा, अगर इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन हो, यानी वुमेन के अंदर ये प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन मौजूद है, तो वायरस जो है वो बर्थ कैनाल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा फीटस के अंदर, ठीक है, इन्फेंट के अंदर, बेबी में, और वहाँ पर सीरियस डैमेज कॉज करेगा आइज़ में भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी। तो ये वायरस की वजह से फैलती है, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस इसका नेम है। एड्स आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, एड्स के बारे में आप जानते हैं, डेट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो है सिंड्रोम, इसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो टोटली ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि एक वायरस है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो बेसिकली ये डिज़ीज़ फैल रही होती है। सेक्सुअल कांटेक्ट ही इसका एक सोर्स है इसको फैलाने का, ठीक है। इसमें हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो जो इम्यूनिटी में प्रोवाइड करते हैं, वो इम्यून सिस्टम हमारा काम करना बंद कर देता है। तो छोटी से छोटी सिंपल सी डिज़ीज़ भी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, हम मुकाबला नहीं कर सकते उसका। तो सोर्स हो गया सेक्सुअल कांटेक्ट। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इस डिज़ीज़ का अभी तक कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ फैल रही है। इसकी प्रिवेंशन दी जाती है, प्रिवेंशन का मतलब है कि उसमें एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स उसमें अवॉइड किए जाएं, ब्लड ट्रांसमिशन जो है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है उसको अवॉइड किया जाए, हाइजेनिक कंडीशंस जो है वो अडॉप्ट की जाएं, और डिजीज़ पर्सन या कैरियर के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट्स ना किए जाएं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्पेशली। तो ये हाइजेनिक कंडीशन यानी कि सेहतमंदाना असूल अपनाए जाएं सर्वाइवल के लिए, तब हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल है।
फिर ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम, तो इसमें हमारे पास मेडिकेशन जो है वो काफ़ी अर्से से कोशिश की जा रही है कि बना ली जाए कोई ना कोई मेडिसिन, लेकिन अभी तक क्योंकि ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, तो इसके लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन एप्लीकेबल नहीं हुई। तो फ़िलहाल एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, ये ऐसे ही सर्वाइव करता रहता है वायरस, क्योंकि अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेता है। ठीक है, तो 4 हमने डिजीज़ पढ़ी एसटीडीज़ में। गोनोरिया है, नेजेरिया गोनोरिया से फैलने वाली, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही सबका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। सिफिलिस में ट्रिपोनिमा पैलिडम है, स्पायरोकीट। जेनिटल हर्पीज़ में हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 वायरस, और एड्स भी HIV वायरस की वजह से फैलती है। तो ये आज का लेक्चर था। यहाँ पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया रिप्रोडक्शन का। लास्ट वाले टॉपिक सारे इसके इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आप सब इसको अच्छी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।